बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी की कहानी भी बहुत से ऐसे अफराद से मिलती है जिनके वालिदैन का इंतकाल उनके बचपन में ही हो जाता है और फिर वो दुनिया वालों के रहम करम पर ही रह जाते हैं। मेरा नाम सिकंदर है। मैं भी ऐसे ही बदनसीब अफराद में शामिल हूँ जिनके हिस्से में वालिदैन की मोहब्बत बहुत थोड़े अरसे के लिए आई थी। हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। हमारा घर डबल स्टोरी था। नीचे हम रहते थे, ऊपर वाले पोर्शन में चचा की फैमिली रहती थी। हम हर लिहाज से उनसे बेहतर थे। अब्बू बहुत मेहनती थे। उन्होंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया था, जबकि चचा ज्यादा वक्त आराम करने में ही गुजार दिया करते थे। यही वजह थी कि जो जायदाद दोनों भाइयों में बराबर तकसीम हुई थी, उसमें से अब्बू अपने हिस्से को आसमान की बुलंदियों पर ले गए थे, जबकि चचा बहुत पीछे रह गए थे। हमारे घर में अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद थी। हमारे पास गाड़ी थी, जबकि चचा मोटर बाइक पर सफर किया करते थे। चचा और चची में अक्सर इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी रहता था। मेरी अम्मी एक बहुत ही अच्छी नीयत की औरत थी। वो घर में पके हर पकवान में से चचे की फैमिली का हिस्सा जरूर निकालती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे घर से कभी कुछ ऊपर न गया हो। अम्मी ये सब चीजें मेरे ही हाथों पर भेजा करती थी और मुझे हमेशा आजी और इनकिसारी का सबक दिया करती थी। हम एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक गमों की आंधी चलने लगी थी। मैं 7वीं जमात में पढ़ता था जब अम्मी अब्बू एक हादसे में इंतकाल कर गए और ये दुख बहुत बड़ा था। मैं सदमे से निढाल था। आगे की जिंदगी बस अंधेर ही थी। ऐसे में चचा और चची ने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई थी। उनका एक बेटा भी था जो मेरा ही हम उम्र था। उबैद भी मुझे बहुत हौसले दिया करता था। खैर, वालिदैन के इंतकाल के 8वें रोज वकील ने घर आकर अब्बू की वसीयत हमें सुना दी थी, जो उन्होंने चंद बरस पहले से कर रखी थी। उनकी मौत की सूरत में उनकी सारी जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल हो जाना थी, मगर उसमें यह भी साफ दर्ज था कि जब तक मेरी उम्र 18 बरस नहीं हो जाती तब तक चचा मेरी तमाम प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे। मैं तब बहुत छोटा था, नासमझ भी था। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं था। अब्बू की वसीयत मुझे बहुत मुनासिब लगी थी। अब मैं चचा और चची के जेर कफालत आ गया था, मगर अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो मुझसे खार खाने लगे हों। उबैद भी मुझ पर हुक्मरानी करने की कोशिश किया करता था। अभी चंद रोज पहले ही मैं जिन चीजों का मालिक था उन पर उबैद ने कब्जा कर लिया था। मेरी चची मेरी अम्मी का किचन और बर्तन इस्तेमाल किया करती थी और फिर भी मुझे खाना देते वक्त वो अपनी आंखें माथे पर रख लिया करती थी। मैं ये सब देख तो रहा था, मगर खामोशी से सही चला जा रहा था। मगर उस दिन तो हद ही हो गई थी जब चची मेरे पास आकर कहने लगी, सिकंदर, तुम अपना कमरा खाली कर दो। तुमने इसमें बहुत साल रह लिया है। अब तुम्हारे भाई उबैद की ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे कमरे में रहे। मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला, नहीं चची, मैं अपना कमरा किसी कीमत पर खाली नहीं करूंगा। तब चची ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। वो कहने लगी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश हो। तुम्हारा चचा दिन रात तुम्हारे बाप के बिजनेस को संभालता है और मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। तुम इतना भी नहीं कर सकते। दिल तो चाहता था कि चची से कह दूं कि क्या मैं नहीं देखता, जब से चचा ने अब्बू का बिजनेस संभाला है आपके तो वारे न्यारे हो गए हैं। आपने ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। आप हर अच्छी से अच्छी चीज खरीदने लगी हैं। खैर, मैं चुप ही रहा तो चची चली गई थी। मगर शाम में उबैद मेरे पास आया था। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैंने उससे साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं अपना कमरा खाली हरगिज नहीं करूंगा। तब उबैद ने मेरे साथ हाथापाई की थी। उसने मेरा सर फाड़ डाला था। उसकी इस हरकत पर चचा चची ने उबैद को डांटा तक नहीं था, बल्कि इतना कह दिया था कि सिकंदर, तुमने गुस्सा दिलाया होगा तो उबैद ने यह कदम उठाया होगा। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये लोग मेरी फैमिली नहीं है। मैं अपने सगे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए गंवा चुका था। अब जो भी था, मुझे मजबूरी के तहत इन्हीं लोगों के साथ जिंदगी बसर करना थी। मुझे इल्म हो गया था कि अगर मैं जिंदगी में दोबारा सगे रिश्ते चाहता हूँ तो ये एक ही सूरत में मुमकिन है, और वो तब जब मेरी शादी हो जाती। इस सूरत में मेरे बच्चे होते जो मेरे अपने होते। इसीलिए मैं बहुत कम उम्र में ही शादी के सपने देखने लगा था। मगर मैं कहाँ जानता था कि शादी की रात मेरे साथ ऐसा होगा जिसके मुतालिक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं जब अपनी बीवी का घूंघट उठाऊंगा तो सातों आसमान मुझ पर आन गिरेंगे। खैर, अब मैं ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारा करता था। उबैद से भी दूर रहने लगा था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं चंद ही सालों में 18 बरस का हो जाऊंगा और फिर हर चीज कानूनी तौर पर मुझे मिल जाएगी। मगर मैंने महसूस किया था कि चचा अब दिन ब दिन परेशान रहने लगे थे। शायद वो इस बात से डरते थे कि मैं एक बार फिर से हर चीज का मालिक बन जाऊंगा। अब चचा चची मेरे सामने दबे दबे से रहते थे, जबकि उबैद तो अभी भी मुझे घास तक नहीं डालता था। मैंने एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और दिन रात एक करके अपने बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि उबैद तो अपनी ही मस्ती में गम था। वो दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद किया करता था। एक दिन बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था जब चची मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, सिकंदर, तुम तो बहुत ही मेहनती लड़के हो। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाओगे। मैं तो दिन रात यही दुआ करती हूँ कि काश मेरा उबैद भी तुम्हारे जैसा होता। चची की बात सुनकर मेरे लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं ना चाहते हुए भी बोल पड़ा था कि चची, अगर आप चाहती थी कि उबैद मेरे जैसा निकलता तो आपको उसकी परवरिश वैसे ही करना चाहिए थी जैसे मेरे वालिदैन ने मेरी की थी। मेरी अम्मी ने मुझे शुरू से ही अच्छे बुरे की तमीज सिखाई थी। वो मुझे सिला रहमी का दर्ज दिया करती थी, जबकि आपने उबैद बेचारे के साथ क्या किया? उसको यही सिखाया कि अगर वो गलती भी करेगा
तो आप उसकी पुष्टपनाही के लिए मौजूद होंगी। अगर उसका दिल किसी चीज पर आ जाएगा तो आप छीन कर वो चीज उसके हवाले कर देंगी। चची, आपने उबैद पर बहुत जुल्म किया है। मेरी बात सुनकर चची का रंग जर्द पड़ गया था। मुझे मालूम था कि हकीकत को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो मुस्कुराना तो चाह रही थी मगर मुस्कुरा नहीं पा रही थी। तब चची बोली, सिकंदर, एक काम था तुमसे। दरअसल मेरे भाई की बेटी घर आना चाहती है। वो बस स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। मैं कब से उबैद का नंबर मिला रही हूँ मगर वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। अब तुमसे गुजारिश है कि तुम जाकर उसे ले आओ। मैंने सर हिला दिया और बोला, चची मैं ले तो आऊंगा मगर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? चची ने झट से अपने भाई की बेटी की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर दी थी। कहने लगी, इसका नाम रचना है, तुम इसे जाकर ले आओ। मैं उस वक्त बहुत मसरूफ था मगर क्या करता। मैंने जिंदगी में किसी को ना करना सीखा ही नहीं था, इसीलिए अपनी पढ़ाई छोड़कर मुझे बस स्टेशन पर जाकर ख्वार होना पड़ा था। मैंने जगह जगह रचना बीबी की तलाश में नजरें घुमाई थी मगर वो तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। अब मैं थक हार कर बेंच पर बैठ गया और चची का नंबर मिलाकर बोला कि मुझे आपकी मेहमान कहीं भी नजर नहीं आ रही, आप उसे फोन करके मालूम करें कि वो आई भी है या नहीं। चची कहने लगी, ठीक है, मैं फोन करके तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। ठीक 5 मिनट बाद मेरे सर पर एक लड़की खड़ी थी। वो कानों को हाथ लगाकर बोली, हाय अल्लाह, आप कितने चुगलखोर हैं ना। मैंने चौंक कर उस लड़की की जानिब देखा था। वो रचना ही थी। वो बोली, क्या हुआ अगर मैं आपको नजर नहीं आ रही थी? मुझे तो आप दिखाई दे रहे थे ना। दरअसल आज तक मुझे कभी किसी ने इस तरह दीवानों की तरह नहीं ढूंढा। आज जब आप मुझे ढूंढ रहे थे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। क्या करूं, उम्र ही ऐसी है। वो लड़की बोलती चली जा रही थी जबकि मैं हैरत से उसका मुंह तक रहा था। आपने तो मुझे जरा लुत्फअंदोज होने का मौका भी नहीं दिया। फौरन से पुप्पो को मेरी शिकायत कर दी। आपको तो इतना भी नहीं पता कि मेहमानों की यूं शिकायत नहीं लगाई जाती। मैंने उस लड़की के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, खुदारा चुप कर जाओ, कितना बोलती हो तुम। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा सी हो गई थी। उसने नजरें झुका ली थी। मैं उसे घर ले आया था और फिर अपने कमरे में चला गया। रचना के मुतालिक सोचकर मुझे झुरझुरी से आई थी कि इतनी बातूनी सी लड़की हमारे घर रहने के लिए आ गई थी और मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो चची की रिश्तेदार थी। खैर, रात के खाने पर फिर से रचना के साथ मेरा सामना हो गया था। वो बोलती चली जा रही थी, कभी चचा के साथ तो कभी चची के साथ। मैंने महसूस किया था कि उबैद भी उसकी बातों से बहुत लुत्फअंदोज हो रहा था, जबकि मेरे तो सर में ही दर्द शुरू हो गया था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इससे कबल कि मैं कुछ बोलता, रचना दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसके हाथ में चाय का कप था। कहने लगी, मैंने घर के सब अफराद के लिए चाय बनाई थी तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। मैं मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया, यहाँ टेबल पर रख दें। वो चाय टेबल पर रखकर खड़ी उंगलियां मरोड़ती रही थी जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं उस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं था, इसीलिए बोला, अब जाओ भी। वो शर्मिंदा सी हो गई और चाय रखकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने चाय की तरफ देखकर शुक्र किया था क्योंकि मुझे इस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैं तो फकत रचना के डर से नीचे नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से 2 घूंट चाय के अपने हलक में उतार लिए थे मगर ये क्या, चाय तो फीकी थी। अब तो मुझे नीचे जाना ही था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चाय का कप लेकर नीचे आ गया मगर तभी चची की करख सी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो कहने लगी, तुम इस वक्त सिकंदर के कमरे में क्या लेने गई थी? रचना घबराई हुई थी। वो बोली, पप्पू मैं तो उसे चाय देने गई थी। चची बोली, खबरदार रचना, अगर मैंने तुम्हें फिर से सिकंदर के कमरे में जाते हुए देखा या उससे बात करते हुए भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी एक बात याद रखो, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम्हारा कजन सिर्फ उबैद है। तुम सिर्फ उससे बात किया करो। बिला वजह सिकंदर को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा उससे बात करते हुए भी देखा तो यकीन मानो कि तुम्हें वापस भिजवा दूंगी। रचना बोली, फुप्पो मैं माफी चाहती हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ये सब बातें सुनकर वापस अपने कमरे में आ गया था। मुझे चची की बातें अच्छी नहीं लगी थी। मैं उनके बेटे उबैद से तो 1000 गुना बेहतर ही था। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं की थी, किसी के साथ अफेयर नहीं चलाया था, जबकि उबैद की तो बहुत सी सहेलियां भी थी और वो किरदार का भी अच्छा नहीं था। मगर फिर भी चची रचना को मुझसे बात करने से मना कर रही थी। ये बात ठीक है कि रचना की बातूनी तबीयत से मैं भी चिढ़ता था, मगर अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी और अब तो मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं एक तरफ अपनी किताबें रखकर लेट गया था। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी। सुबह में लेट सोकर उठा। जब नाश्ते के लिए नीचे गया तो रचना मुझे देखते ही उठकर वहां से चली गई थी। चची ने मुझे नाश्ता बनाकर दिया तो मैं घर से बाहर निकल आया था। शाम में जब घर पहुंचा तो चची मुझे बहुत परेशान सी नजर आ रही थी। वो कहने लगी, सिकंदर खुदा के वास्ते रचना को अस्पताल ले जाओ। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या बात है चची, आप इस कदर घबराई हुई क्यों हैं? चची कहने लगी, रचना मेरे साथ किचन में काम करवा रही थी। उसके हाथ पर छुरी से कट लग गया है, खून नहीं रुक रहा। मैं भी उसे अस्पताल लेकर नहीं जा सकती क्योंकि उबैद के दोस्त घर आने वाले हैं, उनके लिए खाना तैयार कर रही हूँ। मेरा जी तो चाहा था कि चची से कह दूं कि ऐसे तो आप रचना को मेरे साथ बात करने से भी मना करती हैं और अब ऐसा क्या हो गया है कि उसे तन्हा ही मेरे साथ भेजने पर आमादा हो गई है। मगर चूंकि मुझे इनकार की आदत नहीं थी इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और रचना को चलने का बोला था। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई तो कहने लगी, आपको पता है मेरे हाथ पर कट कैसे लगा? मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, ये कट मैंने जानबूझकर लगाया था क्योंकि मैं आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी।
मुझे पता था कि यह आपकी वापसी का वक्त है, जभी तो मैंने ये सब किया। मैं रचना की बात सुनकर तंग रह गया था। मैं बोला, क्यों रचना, तुम मेरे साथ बात क्यों करना चाहती थी? उसने कंधे उचका दिए और बोली, पता नहीं, मगर मुझे आपके साथ बात करके अच्छा लगता है। फुप्पो कहती हैं कि आप मेरे कुछ नहीं लगते। मेरा कज़न तो सिर्फ उबैद है, मगर मेरी उसके साथ ज़हनी हम-आहंगी नहीं है। उसके साथ वक्त गुजार कर भी अच्छा लगता है, मगर आपके साथ बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे रचना की बातों ने अचंभे में डाल दिया था। मेरे साथ आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। मैंने रचना के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। उस पर मासूमियत ही मासूमियत थी। मुझे वो एक लम्हे के लिए बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। खैर, फिर मैंने उसकी पट्टी वगैरह करवाई और उसे वापस घर ले आया था। वो सारा रास्ता बोलती रही थी, और हैरत की बात तो ये थी कि आज मुझे उसकी बातों से उलझन नहीं हो रही थी, बल्कि मैं भी उसकी कंपनी को एंजॉय करने लगा था। खैर, जब घर पहुंचे तो उबैद के माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगा, रचना, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? हर अरे गरे के साथ यूं ही न चल दिया करो। मैंने उबैद के चेहरे पर अपने लिए साफ नागवारी देखी थी। हम दोनों कजन्स में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। खैर, मैंने सर झटक दिया था, क्योंकि उबैद मेरे मुतालिक क्या सोचता है और क्या नहीं, मुझे इससे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। यूं ही दिन गुजरते गए और चची के सख्त पहरे के बावजूद रचना मेरे साथ बात करने का मौका ढूंढ ही लेती थी। फिर तो उसने अपना मोबाइल नंबर भी मुझे दे दिया था। हम दोनों मैसेजेस पर भी बात करने लगे थे। मैं खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पा रहा था। फिर मुझे पता चला कि रचना का हमारे घर में आने का मकसद क्या था। चची को इल्म हो गया था कि उबैद गलत सरगर्मियों में पड़ चुका है। अब वो अक्सर परेशान रहने लगी थी। वो उसको राह रास्त पर लाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने भाई से बात की और रचना का हाथ मांग लिया। उन्होंने अपने बेटे के मुतालिक सारी बात खुलकर अपने भाई से कह दी थी। चूंकि भाई जरा गरीब से थे, तो उन्होंने सोचा कि लड़के का क्या है, वो तो ठीक हो ही जाएगा। अगर उनकी बेटी की शादी उबैद से हो गई तो वो उम्र भर ऐश करेगी। दोनों बहन भाइयों ने बात रचना और उबैद से छुपाई हुई थी। चची ने रचना को इसलिए बुलाया था ताकि उबैद और रचना एक दूसरे को पसंद करने लगे, और मुझे ये सब बातें चची के मुंह से ही पता चली थी। वो किसी पड़ोसन के साथ बात कर रही थी। मेरा दिल बहुत खफा हो गया था। ऐसा लगा था कि खुशी मिलकर मुझसे छिन गई हो। चचा चची ने उम्र भर उबैद की ख्वाहिश को मेरी मर्जी पर मुकद्दम जाना था। अब भला वो कैसे मेरी ख्वाहिश की कदर कर सकते थे? मुझे तो 100% उम्मीद हो चली थी कि इस बार भी उबैद ही बाजी ले जाएगा। मैं उदास सा बैठा हुआ था जब मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने रचना खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी फुप्पो ने देख लिया तो तुम्हारी खूब क्लास लेंगी। रचना कहने लगी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। फुप्पो पड़ोसन के घर गई हैं, जभी तो यहाँ आई हूँ। फिर वो कहने लगी, सिकंदर, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने सर हिला दिया तो वो बोली, मैं आपको कैसी लगती हूँ? उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और बोला, ये कैसा सवाल है? उसने माथे पर बल डाली और बोली, सवाल के जवाब में सवाल नहीं किया जाता। आई समझ? मैंने आपसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब दे। मैं बोला, रचना तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो बेइंतहा खुश हो गई और बोली, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे साथ शादी कर लें तो आपका क्या जवाब होगा? मैं बोला, मेरी ये खुशकिस्मती होगी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं। रचना परेशान हो गई और बोली, क्यों? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बोला, मुझे यही लगता है कि तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हें उबैद के लिए पसंद किया हुआ है। रचना बोली, एक बार छोड़कर लाख बार पसंद कर लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। फिर रचना कहने लगी, सिकंदर, अगर आप मुझे सच में अपनाना चाहते हैं तो प्लीज फुप्पो से बात करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तब हम क्या करेंगे? मैं बोला, अगर मैंने ऐसी कोई बात की तो घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। रचना कहने लगी, तो क्या आप फसाद से डर गए? अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इंसान को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम दोनों की पसंद बड़ों तक पहुंच जाए, फिर खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे रचना की बातों ने परेशान कर दिया था, मगर वो मुझसे वादा लेकर ही चली थी। वो कहने लगी कि हर हाल में आज ही अपने घर वालों से बात कीजिएगा। रात के खाने पर सभी मौजूद थे। मैं घबरा रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। रचना आंखों ही आंखों में मुझे इशारे करती जा रही थी। आखिरकार मैं बोल ही पड़ा, चचा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। सब मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। मैं बोला, मैं ठीक 9 दिनों बाद 18 बरस का हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी कर दी जाए। चचा हैरान हुए, फिर हंसकर बोले, ख्यालात तो अच्छे हैं तुम्हारे। अब ये भी बता दो कि लड़की तुम ढूंढोगे या हम ही कोई देख लें? मैं बोला, चचा, मैंने रचना को अपने लिए पसंद कर लिया है। पूरे हॉल में खामोशी फैल गई थी। सब टुकर टुकर मुझे देख रहे थे। फिर रचना बोली, फुप्पो, मुझे भी सिकंदर बहुत पसंद है। आप प्लीज अब्बू से इस रिश्ते के मुतालिक बात करें ना। तभी उबैद ने सारे बर्तन मेज से उठाकर नीचे पटकना शुरू कर दिए थे। वो बेइंतहा गुस्से में लग रहा था। वो बोला, रचना सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं इसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अम्मी, मैंने आपसे कह दिया है कि रचना पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर वो बाहर चला गया था। तब चची बोली, सिकंदर, तुमने ये क्या कर डाला? मैंने तो रचना का हाथ उबैद के लिए मांगा हुआ है। रचना बोली, पुप्पो, मैं जान दे दूंगी, मगर शादी करूंगी तो सिर्फ सिकंदर से ही करूंगी। चची ने अपना माथा पीट लिया था। मैं तो उठकर अपने कमरे में आ गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जाने के बाद क्या कुछ हुआ था। मैं और रचना सारी रात फोन पर बात करते रहे थे। हम दोनों ही बहुत परेशान थे। खैर, पूरा हफ्ता घर में बहुत ही खराब सा माहौल रहा था। फिर पप्पू ने अपने भाई को फोन करके बुला लिया था
कि अपनी बेटी को ले जाओ। जब चची का भाई आया तो मैंने उनसे रिश्ते की बात खुद ही कर ली थी। उस वक्त भी रचना ने मेरा भरपूर साथ दिया था। वो बोली, अब्बू मुझे सिकंदर पसंद है। रचना के अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोले, मैं सोचकर जवाब दूंगा। मैं उन दिनों बहुत परेशान रहने लगा था। फिर मैं 18 बरस का हो गया तो वकील हमारे घर आया था। उसने प्रॉपर्टी के शेयर्स मेरे हवाले कर दिए थे। मैं अब 70% का मालिक था। ये घर जिसमें हम रह रहे थे ये भी मेरे ही नाम पर था। अब चचा और चची मुझसे दबने लगे थे। वो जानते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे वकील हर रोज अपने ऑफिस बुला लिया करता था और अब्बू की वसीयत के मुताबिक मेरी रहनुमाई करने लगा था। मुझे अपनी प्रॉपर्टी को हाथ में लेने के गुर सिखाने लगा था। खैर मैंने सोचा कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हुई है और मेरे वालिदैन की वफात के बाद रचना ही वो पहली इंसान है जिसने मुझे प्यार से आशना कराया, जिसने मुझे सुकून दिया। मैं उसे किसी तौर भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने चचा से कहा कि आप लोग ये घर खाली कर दें, क्योंकि मैं रचना को ब्याह कर लाना चाहता हूँ। मुझे मालूम था कि चची किसी भी सूरत इस घर को छोड़ जाने पर रजामंद नहीं होने वाली थी। जभी तो मैंने उनके सामने ये शर्त रखी थी। चची ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया और मुझसे कहने लगी, मैं रचना को तुम्हारी दुल्हन जरूर बनाऊंगी। रचना के वालिद को जब पता चला कि उबैद के मुकाबले में मेरा पलड़ा भारी है तो उन्होंने रचना का हाथ मेरे साथ कर दिया था। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रचना के वालिद ने चंद शराइत रखी थी। वो चाहते थे कि मैं बारात मुख्तसर लेकर जाऊं। ये शादी सादगी से होगी और मैं 20 लाख के सोने के जेवरात रचना को रुखसती से पहले ही बनवा कर दूं। मुझे इन शराइत से कोई मसला नहीं था, इसीलिए मैं खुशी खुशी राजी हो गया था। मैंने 20 लाख के सोने के जेवरात बनाए और रचना के वालिद के हाथ पर रख दिए थे। हम मुख्तसर सी बारात लेकर रचना के घर पहुंच चुके थे। मैंने सोच लिया था कि मैं वलीमा बहुत धूमधाम से करूंगा। खैर रचना को रुखसत करके मैं अपने घर ले आया था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। चची ने मेरी बीवी को कमरे में बिठा दिया था। मैं भी बाहर से जान छुड़वा कर जल्दी से अपने कमरे में गया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। बेड पर नजर पड़ते ही मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने आगे बढ़कर बेड पर बैठी चीज का जो ही घूंघट पलटा तो ये देखकर जान निकल गई कि वहां रचना नहीं बल्कि एक गधी बैठी हुई थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गया था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और बोला, चची ये सब क्या है? चची मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। मेरे शौहर ने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे बाप के बिजनेस को परवान चढ़ाया था। अब तुम बैठे बिठाए सबके मालिक कैसे बन सकते थे भला? रचना और उबैद एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने रचना से कहा कि तुम्हें उबैद की खुशी की खातिर कुर्बानी देना होगी। मैंने उससे कहा कि तुम सिकंदर को अपने जाल में फंसा लो। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने रचना को तुमसे बात करने से मना करती थी। उबैद भी मंसूबे के तहत ही गुस्सा किया करता था, जबकि अंदर ही अंदर हम सब आपस में मिले हुए थे। रचना को भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वो भी ये सब सिर्फ उबैद के लिए ही कर रही थी कि सब कुछ उसके हाथ में आ जाए। मैंने रचना को कहा हुआ था कि जब शादी का वक्त आएगा तो हम तुम्हारा निकाहनामा नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के कागजात सिकंदर के सामने रख देंगे। और हमने यूं ही किया है। तुम्हारा और रचना का निकाह नहीं हुआ, बल्कि तुमने जिन कागजात पर दस्तखत किए हैं वो तो जायदाद के कागजात थे। आज ही रचना और उबैद का निकाह हुआ है और उबैद सारी जायदाद का मालिक बन गया है। इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे में गधी को बिठा दिया था ताकि तुम्हें इल्म हो सके कि हमने तुम्हें गधा बना दिया है। चची जोर जोर से हंसने लगी थी। रचना भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। चचा और उबैद भी इस सारे वाकये से लुत्फानंदोज हो रहे थे, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगा। मैं बोला, चची वकील मुझे कुछ दिन अपने पास बुलाता रहा था। उसने जायदाद वाले कागजात पर मुझसे मुख्तलिफ दस्तखत करवाए थे। वो मेरे शनाख्ती कार्ड से नहीं मिलते। अफसोस की बात यह है कि आप ये सब करके भी खाली हाथ रह गए हैं। जायदाद अब भी मेरे नाम पर है। मैं इतना कहकर घर से निकल गया था। मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया था और मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने अपनी जायदाद उन लोगों से अलग कर ली थी। अपने घर से उन्हें निकाल दिया था। जो 30% उनके हाथ लगा था उसका भी दिवालिया हो गया था। चचा और चची अब सड़क पर आ चुके थे। उबैद के हाथ खाली रह गए थे। इसलिए रचना और उबैद उन दोनों में भी लड़ाई झगड़ा रहने लगा था। अल्लाह ने मेरे बिजनेस को परवान चढ़ा दिया। मैं कामयाब हो गया था। आज पूरे 3 साल बाद मैंने अपनी पसंद से शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बहुत अच्छी है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।